Good evening, guys. Let us discuss anthropology. Now, what is political anthropology? पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी को हम सब फील्ड मान सकते हैं सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का। ठीक है, तो माइल्स फोर्टे और इवान्स प्रिचेट दो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी किया। ठीक है, तो मायर्स फोर्टे एंड इवान प्रिचेट इन्होंने स्टडी किया अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम को। अब पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है? पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम देखते हैं कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, कैसे वो पॉलिटिकली कैसे चलाते हैं, रन करते हैं सोसाइटी को। ठीक है, तो हम इसमें कैसे एवोल्यूशन कैसे हुई पॉलिटिकल सिस्टम की, वो हम स्टडी करते हैं। तो अब स्टेटलेस सोसाइटीज, प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं जो, या स्टेटलेस सोसाइटीज हैं, ठीक है, तो उनमें तो कोई रैंक जैसी कोई चीज नहीं होती, ना स्टेटस कोई जैसी चीज होती, क्योंकि सभी का स्टेटस इक्वल होता है। ठीक है, तो अब स्टेटलेस सोसाइटीज और प्रिमिटिव सोसाइटीज में क्या होता है कि वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, स्टेटस एंड प्रिविलेजेस होंगे। ठीक है, तो पावर की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, वो ऑलमोस्ट जो है वो, क्योंकि ऑलमोस्ट इग्लिटेरियन होती है सोसाइटी, पॉलिटिकल सिस्टम इग्लिटेरियन होता है। तो वहां पर या तो चीफ होगा वो जो पॉलिटिकल सिस्टम को चलाएगा, या फिर कोई हेड होगा, विलेज हेडमैन, जो कि उसको सिस्टम को ठीक करेगा, रन करेगा। ठीक है, उसमें देखते हैं कि जो डिफरेंस क्या है। अब स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती है, एक सेंटर पॉइंट होता है जहां, और वो क्या करते हैं, वो उनके पास पावर होती हैं टैक्सेस कलेक्ट करने की, डिस्ट्रीब्यूशन करने की टैक्सेस की। ठीक है, अपने मैन को एंगेज कर सकते हैं फॉर वॉर के लिए, फॉर काम के लिए, वर्क के लिए। तो स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम में गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो जो स्टेटलेस सोसाइटीज हैं वहां पे गवर्नमेंट नहीं होती है। स्टेट अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, अब जब हम पॉलिटिकल सिस्टम को, अगर हम इसकी कैटेगराइजेशन करते हैं, तो सबसे पहले आता है सेंट्रलाइज्ड, आता है नॉन सेंट्रलाइज्ड आता है। और नॉन सेंट्रलाइज्ड में क्या होगा, तो क्योंकि वहाँ छोटा सिस्टम होता है, छोटी सोसाइटी होती है, जैसे बैंड एंड ट्राइब, स्मॉलर ग्रुप है, तो यहाँ पे नॉन सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम होता है। अब सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम कहाँ होता है, स्टेट में होता है, चीफडम में होता है। ठीक, कहाँ पे होता है, चीफडम स्टेट में होता है और चीफडम में होता है। अब ट्राइब का, अब ट्राइब को दो तरह की होती है, क्लॉन बेस्ड, किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम होता है, क्योंकि वो किनशिप रिलेशंस होते हैं क्लैन में, ट्राइब में, और नॉन किनशिप बेस्ड होता है। अब किनशिप बेस्ड में होता है क्लान बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम हो सकता है, लिनिएज बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम हो सकता है, और नॉन किनशिप बेस्ड में आता है एज बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम, क्लब बेस्ड बिग मैन होता है उसमें। तो ठीक है, तो सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, रूडिमेंटरी फॉर्म है ये। ठीक है, तो अब पॉलिटिकल सिस्टम बैंड हो गया, तो ये किसका होता है पॉलिटिकल सिस्टम, जो हंटिंग गैदरिंग होती है ना, छोटे ट्राइब्स, छोटे ग्रुप्स, ये उनका पॉलिटिकल सिस्टम को हम बोलते हैं बैंड। और आपस में कैसे लिंक्ड होते हैं, इंटरेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि ये आपस में लिंक्ड होते हैं थ्रू मैरिज, कॉमन इंटरेस्ट होता है इनका, फ्रेंडशिप होती है। ठीक है, और इग्लिटेरियन होते हैं, और फैमिलीज, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ फैमिलीज ही होते हैं, इनमें आपस में रिश्तेदार होते हैं, तो ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं।
ठीक है। और अब एग्जाम्पल मैं इसमें देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका में या फिर ग्रीनलैंड में कुछ ट्राइब्स हैं, ठीक है। तो बैंड, अब ट्राइब्स की बात कर लीजिए। ट्राइब्स क्या है? ट्राइब में भी एक स्मॉलर ग्रुप्स हैं। तो ये बेसिकली होते क्या हैं, ये पैस्टोरलिस्ट हो गए या फिर हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं ये, ठीक है। बैंड कौन से हो गए? हंटिंग वाले हो गए, गैदरिंग वाले हो गए। तो रूडिमेंटरी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम होता है। अब ट्राइब की बात करें तो जो ये बेसिकली होती है पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज होती हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट कम्युनिटीज होती हैं, ठीक है ना। तो अब बैंड में किनशिप टाइज होती हैं, ठीक है। तो अब इनमें जब थोड़ा सा ग्रुप ग्रुप बड़ा हो जाए तो फिर उनका रिलेशन किनशिप बेस्ड नहीं रहता, फ्रेंडशिप बेस्ड नहीं रहता, क्योंकि वो सोसाइटी को होल्ड ही नहीं कर पाता, क्योंकि बड़ा होता है ग्रुप, ठीक है। तो अब हंड्रेड्स ऑफ लोग हों, मल्टीपल कम्युनिटीज हों, ये इकट्ठे रहते हैं। तो द सोशल ट्राइब का जो है वो क्लान बेस्ड भी होती है और किनशिप बेस्ड भी होती हैं, ठीक है। अब किनशिप बेस्ड ट्राइबल ग्रुप कौन सी होती हैं? तो इसमें जो इनके रिश्तेदारों का जो ग्रुप होता है वही, इनके रिश्तेदार होते हैं सारे, तो वही पॉलिटिकल सिस्टम चलाते हैं। अब उसके बाद आता है लीनिएज बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम। तो लीनिएज बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है? तो जो लीनिएज बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसमें टीम ऑफ नाइजीरिया है या फिर न्यू ऑफ सूडान है, तो ये क्या है? इनमें पॉलिटिकल सिस्टम, ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो इनमें लीनिएज बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम होता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है? न्यूर हो गए, टिव हो गए, हम पढ़, तो ये इनका एक क्या होता है? चीफ होता है, लेपर्ड स्किन चीफ होता है। तो ये इश्यूज को रिजॉल्व करता है, मीडिएटर का काम करता है, ओके। उसके बाद क्लैन बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। क्लैन बेस्ड पॉलिटिकल, अब क्लैन क्या हो गया? वो लोग जो कि ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो कि क्लेम करते हैं कि हमारा एंसेस्टर कॉमन है, बट वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, दैट इज क्लैन। तो क्लैन बेस्ड, क्लैन का जो सिस्टम होगा उसको बोलेंगे क्लैन बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब क्लैन बेसिकली होता है स्मॉल, लेकिन ट्राइब का कंपोनेंट, ट्राइब का सब टाइप है, ट्राइब के अंडर आता है ये क्लैन बेस्ड या फिर लीनेज बेस्ड, ठीक है। तो इनमें भी क्या होता है कि चीफ होता है, या फिर लीडरशिप रोल चीफ का करता है, या फिर लीडरशिप का रोल प्ले करता है एल्डर कोई हो वहां, उस ग्रुप में एल्डर मेंबर कोई होगा, वो एज ए लीडर एक्ट करेगा। एग्जाम्पल्स, अब बिब्लिकल ट्राइब्स ऑफ इसराइल, अरब के क्लैंस हैं, तो ये, ठीक है। अरब सोसाइटी में जैसे अरब के क्लैंस हैं, इसराइल में बिब्लिकल ट्राइब्स है बड़ी सारी, तो उनमें क्लैंस हैं, तो बिब्लिकल क्लैन से बोल सकते हैं।
और अरब बेस्ड क्लैन भी हो सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा आता है नॉन किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम। अब नॉन किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम है, नॉन किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम है। अब एज बेस्ड क्या होता है कि एज के बेसिस पे ड्यूटीज असाइन की जाती है, क्लासिफिकेशन की जाती है, कौन क्या काम करेगा, किसको क्या काम मिलेगा। ठीक है। जैसे वेरियर्स होते हैं, जैसे किप्सिकीस एक ट्राइबल ग्रुप है केनिया का, तो वहां पे दो जो क्लासिफिकेशन है पॉलिटिकल सिस्टम की वो एज बेस्ड है। तो वहां पे वॉरियर्स होंगे और एल्डर्स होंगे। वॉरियर्स क्या करेंगे, वो हंटिंग गैदरिंग करेंगे, और एल्डर्स क्या करेंगे, वो घर में बैठ के सोशल सिस्टम को करेक्ट करेंगे। इसको बोलते हैं नॉन किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है। उसके बाद आता है एज बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम, क्लब बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है। क्लब बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम, फिर उसके बाद आता है हेडमैन और बिग मैन। अब हेडमैन और बिग मैन, ये बड़ी सारी ट्राइबल सोसाइटीज में जो पॉलिटिकल हेड होता है उसको बिग मैन बोलते हैं या हेडमैन बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, जो ट्रोबरियन आइलैंडर्स हैं मेलानेशिया में, तो वहां पे सोसाइटी का जो हेड होता है उसको बोलते हैं बिग मैन। ठीक है। तो उसके बाद होता है सेंट्रलाइज्ड। ये हमने बात की नॉन सेंट्रलाइज्ड की। पहले आ गया किनशिप, पहले आ गया नॉन सेंट्रलाइज्ड, इसमें आ गया बैंड और ट्राइब। ठीक है। ट्राइब की आगे है, किनशिप बेस्ड ट्राइब्स होती हैं, क्लैन बेस्ड ट्राइब्स होती हैं। तो किनशिप बेस्ड होती हैं या फिर नॉन किनशिप बेस्ड होती हैं। किनशिप बेस्ड में आता है क्लैन बेस्ड और लिनिएज बेस्ड। इसमें रिश्तेदार ही होते हैं, नजदीक के या दूर के। नॉन किनशिप बेस्ड में एज बेस्ड आ जाता है, क्लब बेस्ड आ जाता है, बिग मैन बेस्ड आ जाता है। यह है प्री इंडस्ट्रियल पॉलिटिकल सिस्टम। नॉन सेंट्रलाइज्ड है और सेंट्रलाइज्ड है। अब नॉन सेंट्रलाइज्ड हमने डिस्कस कर लिया। इसमें हमने डिस्कस किया न्योर्स, किप किपसिकीस, है ना, न्यूज ऑफ सूडान, ये जिनमें ये क्लान बेस्ड या फिर लीनिएज बेस्ड ट्राइबल ग्रुप्स हैं। एक्टिव ऑफ नाइजीरिया। ठीक है। तो उसके बाद लेपर्ड स्किन चीफ होता है इनका। उसके बाद क्लैन बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे अरब क्लैन है, इजराइल के बड़े सारे क्लैंस हैं। नॉन किनशिप बेस्ड में एज बेस्ड है, एज बेस्ड है ना, एज के बेसिस पे। तो इनका एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, किप्सिकीस ऑफ केनिया। तो इनमें एज बेस्ड पॉलिटिकल, नॉन किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम है। हेडमैन होता है, बिग मैन होता है। उसके बाद हम करते हैं नॉन सेंट्रलाइज्ड, कवर हो गया। फिर हमारे पास सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होगा, वहां जैसे बिग मैन होता है, हेडमैन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चीफडम आता है। पहली कैटेगरी किसकी आती है, चीफडम की। तो चीफडम में हम क्या करते हैं, जो रिलेशंस होते हैं ना वो बेस्ड होते हैं किनशिप बेस्ड, लीनिएज बेस्ड, एज बेस्ड, मैरिज बेस्ड। जैसे बैंड्स और ट्राइब्स होती है ना, वैसे ही चीफडम में रिलेशनशिप ग्रुप्स इस तरह से बनते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह से होता है। लेकिन बैंड्स और ट्राइब्स की तरह यहाँ पे परमानेंट पॉलिटिकल सिस्टम होता है। एक टेरिटरी होती है कि इनकी फिक्स्ड, तो इनका एक परमानेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो और ये चीफडम होगा, बड़े सारे विलेजेस होंगे, बड़े सारे लोग रहते होंगे, तो उनका विलेजेस, बड़े सारे विलेजेस में बड़े सारे होते हैं, उसको हम बोलते हैं चीफडम। जो चीफडम क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। यहाँ पे फुल टाइम स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस जो ट्राइबल ग्रुप है, वहां पे दो तरह के चीफ होते हैं, एक वॉर चीफ होता है और एक पीस चीफ होता है। वॉर चीफ होता है वो हेड होता है मिलिट्री का, वो लड़ाई में ही एक्टिव रहता है। और जो पीस चीफ होता है वो
इंटरनल जो अफेयर्स होते हैं उसको सुपरवाइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सिस्टम पॉलिटिकल, परमानेंट पॉलिटिकल सिस्टम होता है चीफडम में। तो एग्जांपल मैंने दे दी नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस की। ठीक है, और चीफडम कहाँ पे होते हैं? ट्रोबरियन आइलैंडर्स ऑफ पैसिफिक ओशन, ट्रोबरियन एंड टोंगो आइलैंडर्स ऑफ पैसिफिक। ठीक है, तो इनमें ये चीफडम होता है। ठीक है, अब स्टेट की पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, स्टेट लेवल जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो ये कहाँ पे आपको यू विल सी, ये विल आपको मिलेगा सोसाइटीज में। यहाँ पे लार्ज स्केल इंटेंसिव एग्रीकल्चर, यहाँ पे लर्जिकल्चर होता है ना, बैंड्स, ट्राइब्स, चीफ्स, ये होता है पैस्टोरलिस्ट इकोनॉमी में, हॉर्टिकल्चरिस्ट इकोनॉमी में, हंटिंग एंड गैदरिंग ट्राइब्स में, किप्सिकीज की बात की, न्यूर्स की बात की, है ना, तो टिप ऑफ नाइजीरिया की बात की। ठीक है, आइलैंडर्स ऑफ पोलिनेशिया, टोंगो ठीक है, तो स्टेट जो है पॉलिटिकल सिस्टम, ये परमानेंट पॉलिटिकल सिस्टम है, ये होता है जहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है। तो ये बड़ी सोसाइटीज में होता है। तो स्टेट कैसे बनी? पहले चीफडम ही थी, चीफडम के बाद क्या हुआ, एक कन्वर्शन हो गया उनका, एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बन गई, अथॉरिटेरियन किंगडम बन गया। ठीक है, जब पॉपुलेशन जो है वो हजारों में होने लगी, तो चीफडम से एक चीफडम उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था, तो क्या आया, स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम आया। तो उसमें एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी, बड़े सारे विलेजेस को यूनाइट करके एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी सेटअप करते थे। जैसे स्टेट जो अर्लियर में किंगडम में इजिप्ट के किंगडम है, या मेसोपोटामिया के किंगडम है, मेसोपोटामिया को आज की डेट में इराक बोलते हैं, जो इजिप्ट के या फिर मेसोपोटामिया के जो किंगडम थे वो एग्जाम्पल थे। उन्होंने ऐसा स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम था उस टाइम पे, जब ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी या फिर इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिस्कस किया आपके साथ कि क्या है पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, तो प्रिमिटिव एंड स्टेटलेस सोसाइटीज कौन सी होती हैं, और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड नॉन सेंट्रलाइज्ड क्या होता है, बैंड, ट्राइब, सेंट्रलाइज्ड में चीफडम स्टेट। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल कि क्या इसमें हम पढ़ेंगे पावर का क्या है, अथॉरिटी क्या चीज़ है, लेजिटिमेसी क्या चीज़ है, सोशल कंट्रोल क्या चीज़ है, लॉ एंड जस्टिस इन सिंपलर सोसाइटीज कैसे मैनेज किया जाता है। ओके, अब सोशल कंट्रोल क्या चीज है? सोशल कंट्रोल सोसाइटी में रहने के लिए, सोसाइटी में एक पीसफुल एनवायरनमेंट बनाने के लिए नॉर्म्स सेटअप करने पड़ते हैं, और सोसाइटी में जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको उस नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखो डायरेक्ट सोशल कंट्रोल भी हो सकता है, सोशल कंट्रोल दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो जैसे डायरेक्ट सोशल कंट्रोल, फैमिली क्या है सोशल कंट्रोल का काम करती है। ठीक है ना, नेबरहुड सोशल कंट्रोल का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो फैमिली है ये हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करती है कि नहीं करती है ना। तो उसके बाद पेरेंट्स हैं, नेबर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, क्लासमेट्स हैं, वो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, दैट इज डायरेक्ट सोशल कंट्रोल। इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल क्या होता है कि डिस्टेंट फैक्टर्स जो है वो कंट्रोल करते हैं हमारे बिहेवियर को। ठीक है, कस्टम्स है, ट्रेडिशन है, रैशनलाइज्ड बिहेवियर है, पब्लिक ओपिनियन है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल के। पब्लिक ओपिनियन जैसे है ना,
तो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशन है, ये भी हमारे सोशल कंट्रोल को, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं, बड़ी इनडायरेक्ट वे में कंट्रोल करती हैं। दो तरह के कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो अब कैसे कंट्रोल, सोशल कंट्रोल कैसे हम कर सकते हैं? नॉर्म से, है ना, कि ये बिहेवियर हमें हमें अपने सीनियर्स के आगे ऐसे बिहेव करना है, हमें अपने एल्डर्स के साथ ऐसे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर होना चाहिए, है ना, दैट इज नॉर्म। ठीक है, हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि हमारे एक्शंस कैसे होंगे, हमारे बिहेवियर कैसा होएगा। उसके बाद वैल्यूज, तो हर कल्चर की अपनी वो डिफाइंड वैल्यूज होती हैं, तो उन वैल्यूज भी सोशल कंट्रोल का काम करती हैं। अब फोकवेज क्या हो गए? फोकवेज क्या होते हैं? फोक क्या होते हैं? तो लोग, पीपल। तो अब क्या होता है कि लोगों में एक कॉमन वे होता है रहने का, वेज ऑफ लिविंग, दैट इज कॉल्ड फोकवेज। ठीक है, मोर्स होते हैं, तो ये मोर्स भी करते, मोर्स भी सच, ये भी फोक स्पेस का टाइप है। कस्टम्स हैं, कस्टम भी एक नॉर्म ऑफ एक्शन है। कस्टम क्या है? बेसिकली कस्टम है जी हमारा, नॉर्म ऑफ एक्शन है, ये भी नॉर्म है। बिलीफ सिस्टम, हमारा बिलीफ सिस्टम भी हमारे सोशल कंट्रोल को, हमारे सोशल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, रिलीजन हमें कंट्रोल करता है, आर्ट करता है हमें कंट्रोल। अब फॉर्मल मीन्स कौन से हो गया? एजुकेशन से है, लॉ हमें हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा हमने, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं? ठीक है, एक इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है और डायरेक्ट कंट्रोल होता है। तो इसमें रिलीजन हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, फोक बेस हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, नॉर्म्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लॉ, एजुकेशन, ये हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। एजेंसीज होती हैं सोशल कंट्रोल की, स्कूल होता है, फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होती हैं, मतलब वही स्कूल आ गई, स्टेट होती हैं, फैमिलीज होती हैं, प्रेस होती है, प्रोपेगेंडा होती हैं, तो ये सब चीजें हमारे कंट्रोल करती हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं पावर। पावर क्या है? पावर इज कि हम कैसे, ये एक एबिलिटी होती है पर्सन के अंदर कि वो दूसरे को इन्फ्लुएंस कैसे करता है, दैट इज ए पावर। तो मैक्स वेबर ने क्या कहा था? मैक्स वेबर थे कौन? जर्मन के सोशियोलॉजिस्ट थे। तो मैक्स वेबर ने कहा कि ये एबिलिटी होती है कि अपनी विल जो है वो दूसरों के ऊपर एक्सरसाइज करना। ठीक है, तो अब अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी, जब पावर प्लस अथॉरिटी, पावर प्लस लेजिटिमेसी को हम क्या बोलते हैं? अथॉरिटी। ठीक है, जब पावर में लेजिटिमेसी आ गई, दैट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी इज लेजिटिमाइज्ड पावर। जब पावर को सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है, दैट इट बिकम्स अथॉरिटी। अब लेजिटिमेसी क्या चीज है? तो ये एक प्रोसेस होता है किसी को एक्सेप्टेबल बनाना। ये प्रोसेस होता है किसी को एक्सेप्टेबल बनाना।
ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि लॉ एंड जस्टिस सिंपल सोसाइटीज में कैसे हम रेगुलेट करते हैं। ठीक है। अब लॉज क्या आप बोलते हैं, जो सिंपल सोसाइटीज हैं उनमें लॉज तो होते हैं बट अनरिटन होते हैं। ठीक है। तो क्योंकि सिंपल सोसाइटीज में ना तो कोर्ट्स होते हैं, तो कोई कॉडिफाइड बॉडी भी नहीं होती लॉ की, तो ये लॉज जो है वो वेरी करते हैं सोसाइटी टू सोसाइटी। ठीक है। तो अनरिटन लॉस होते हैं। तो प्रिमिटिव लॉस क्या है? प्रिमिटिव लॉस इज बेसिकली अब कैसे हम एक तो अनरिटन होते हैं लॉस, तो इसमें हम कैसे, तो लॉ एंड जस्टिस हम कैसे करते हैं? तो जैसे पनिशमेंट कैसी होती है, जस्टिस कैसे होता है लॉ प्रिमिटिव सोसाइटीज में, आई फॉर एन आई, मर्डर फॉर मर्डर, तो वहां पे एक ऐसा नॉर्म है प्रिमिटिव सोसाइटी में। तो जैसे टीम ऑफ नाइजीरिया में ऐसा नॉर्म है। ठीक है, आई फॉर एन आई एंड मर्डर फॉर मर्डर। अब एविडेंस कैसे लिए जाते हैं सोसाइटी में? तो भगवान के नाम पे ओथ ली जाती है। ठीक है। तो जैसे मेलर्स में आपको बताता हूँ कि मेलर्स में क्या करते हैं, स्वॉर्ड लेते हैं, वो सैक्रेड स्वॉर्ड को टच करके ओथ ली जाती है। एंड अगर वो ओथ गलत लेता है, अगर वो झूठी ओथ लेता है, फेक ओथ लेता है, तो अगले दिन वो मर जाता है। अगर वो और ये बोलता है कि अगर मैं गलत बोलूं तो मेरी अगले दिन मेरी मृत्यु हो जाए। इस तरह से ओथ होती है मेलर्स में। ठीक है। या फिर रेड हॉट सैक्रेड एक्स होता है, रेड हॉट सैक्रेड एक्स, उसको लीक करते हैं। ठीक है। अक्यूज जो होता है उसको बोला जाता है कि अब लीक करो, और अगर वो अनहर्ट, अगर वो एस्केप कर जाता है अनहर्ट, देन उसको माना जाता है कि वो इनोसेंट है। ठीक है। एविडेंस का मैंने बताया कि वो प्रॉमिस ऑथ ली जाती है गौर के नाम पे। ठीक है ना। जैसे ओरवान्स है, मुंडास है, छोटा नागपुर है, ओथ ली जाती है। टाइगर के स्किन पे उसको बोला जाता है बैठने के लिए। ठीक है। टाइगर्स के जाज के ऊपर बैठा के उसको बोला जाता है कि आप ओथ लो। मुंडास में बोला जाता है, ओरवान में बोला जाता है। ठीक है। अब ऑडियल क्या होता है? ऑडियल होता है कि इनोसेंस का पता कर रहा है या गिल्ट का पता करने के लिए, तो क्या किया जाता है, पेनफुल टेस्ट को दिए जाते हैं। अक्यूज को पेनफुल टेस्ट के लिए सबमिट किया जाता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑडियल। तो इस तरह से लॉ एंड जस्टिस ओथ ली जाती है भगवान के नाम पे, स्वॉर्ड को टच करके कहा जाता है, ओथ लेता है। रोमांस में ऐसी प्रैक्टिसेस हैं। रेड हॉट आयरन, टाइगर्स की स्किन पे बैठ के ओथ लेते हैं। या फिर रेड हॉट एक्सी को लीक करते हैं। अगर वो एस्केप कर जाता है तो दैट इज देन ही इज और शी इज इनोसेंट। कोई रिटर्न लॉस तो होते नहीं है, अनरिटन लॉस होते हैं। ठीक है ना। ट्राइबल सोसाइटीज में, प्रिमिटिव सोसाइटीज में। तो सोशल ऑर्डर कैसे है? क्योंकि
अनरिटन लॉस होते हैं, ओरल लॉस होते हैं। तो लॉ एंड जस्टिस ऐसे होता है। फिर पनिशमेंट होती है, पनिशमेंट के बदले मतलब खून के बदले खून, मर्डर के बदले मर्डर, आई फॉर एन आई, इस तरह से। जैसे टिबोर नाइजीरिया में ऐसी प्रैक्टिस होती है। और वांस मुंडास छोटानागपुर, वहां पे टाइगर्स की स्किन के ऊपर बैठ के बोला जाता है कि वोट ले। इस तरह से सिंपल सोसाइटी में लॉ एंड जस्टिस को मेंटेन किया जाता है। तो हमने पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ा, प्रिमिटिव सोसाइटी, सेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ा, डिसेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम को हमने पढ़ा। ठीक है। तो बैंड्स आ गया, ट्राइब आ गया, किनशिप बेस्ड, क्लैन बेस्ड, ठीक है, नॉन किनशिप बेस्ड, ठीक है। तो सेंट्रलाइज में आ गया चीफडम, स्टेट। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम हमने स्टडी किया। तो इवान प्रिचर्ड्स और एक और थे, उन्होंने अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी किया। ठीक है। तो ये था पावर क्या होती है, कि आप आपके अंदर कितनी एबिलिटी है कि आप अपनी विल को एक्सरसाइज करें दूसरों के ऊपर। तो जब पावर के साथ अगर आप लेजिटिमेसी अटैच कर दो, देन इट बिकम्स अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ? अथॉरिटी इज द लेजिटिमेट पावर। ओके गाइस, आगे हम बढ़ते हैं रिलीजन की तरफ। अब रिलीजन है क्या? रिलीजन होता क्या है? मैं बताता हूं। ईबी टाइलर थे, ब्रिटिश के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। हमने एक ब्रिटिश सोशलिस्ट का नाम क्या था? जर्मन सोशलिस्ट मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने क्या कहा? उन्होंने पावर को डिफाइन किया, पावर क्या चीज है। और मैक्स वेबर, आपको आपकी जानकारी के लिए, मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक ब्यूरोक्रेसी इंट्रोड्यूस की थी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में। तो ये थे कौन? जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। अब एक ब्रिटिश के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे एबी टाइलर। तो इन्होंने क्या कहा? बिलीफ होना सुपर स्पिरिचुअल बीइंग में, दैट इज कॉल्ड रिलीजन। सिर्फ आप बिलीफ है आपका, स्पिरिचुअल बीइंग में बिलीफ होना, उसको हम रिलीजन बोलते हैं। तो बेसिकली एमिली डरखीम, एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे, एमिली डरखीम। एमिली डरखीम ने बोला कि रिलीजन क्या है? एक सिस्टम है, बिलीफ का सिस्टम है, प्रैक्टिस का सिस्टम है। अब बिलीफ और सिस्टम किसके रिलेटेड? सैक्रेड थिंग्स, एक सैक्रेड थिंग्स है, उसके लिए हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, हमारा प्रैक्टिसेस क्या है, दैट इज कॉल्ड रिलीजन। एमिली डरखीम ने बताया ये। ओके। अब एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच क्या है स्टडी करने के लिए रिलीजन की? तो पहली है एवोल्यूशनरी अप्रोच, दूसरी है साइकोलॉजिकल अप्रोच, और तीसरी है फंक्शनल अप्रोच। अब एवोल्यूशनरी अप्रोच क्या कहती है? एवोल्यूशनरी अप्रोच, ईबी टाइलर कौन थे? ये एक आई थिंक ईबी टाइलर थे सोशियोलॉजिस्ट, है ना? नो, ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे ईबी टाइलर। तो ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट ईबी टाइलर ने क्या बताया? उन्होंने एक बुक लिखी प्रिमिटिव कल्चर्स के ऊपर। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि एनिमिज्म जो था वो अर्लीस्ट एंड मोस्ट बेसिक जो रिलीजियस फॉर्म थी वो एनिमिज्म की थी। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग में हम क्या बोलते हैं? रिलीजन को बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले एनिमिज्म आया, फिर फैटिसिज्म आया, फिर बिलीव इन डेमन्स, फिर पॉलिथिज्म आया, फिर मोनोथिज्म आया। इस तरह से ये रिलीजन का एवोल्यूशन हुआ। तो इन्होंने एवोल्यूशनरी डेफिनेशन दी रिलीजन की। ठीक है। तो
तो आर मैरिड जो थे, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा एनिमेटिज्म जो थी वो बेसिक रिलीजियस बिगिनिंग ऑफ रिलीजियस आइडिया थी। एनिमेटिज्म तो जो था वो था बिगिनिंग था रिलीजियस आइडियाज का। क्या था? बिगिनिंग था रिलीजियस आइडियाज का, एनिमेटिज्म। तो आर मैरिट ने डिफाइन किया रिलीजन को। उसके बाद जेम्स फ्रेजर आए। जेम्स फ्रेजर ने क्या कहा, एक बुक लिखी थी गोल्डन बॉक की, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले क्या आया, मैजिक आया। मैजिक के बाद रिलीजन का ओरिजिन हुआ और उसके बाद साइंस का ओरिजिन हुआ। सब जेम्स फ्रेजर थे। तो ये इन्होंने गोल्डन बॉ बुक लिखी थी, इन्होंने मैजिक के ऊपर बड़ा काम किया, ठीक है। तो ये थी एवोल्यूशनरी अप्रोच। एवोल्यूशनरी अप्रोच में आर मैरिट ने कहा एनिमेटिज्म है जी बेसिक बिलीफ। तो ईबी टैलेंट ने कहा, जो कि ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कहा कि नहीं, एनिमिज्म है बेसिक फॉर्म ऑफ रिलीजन। उसके बाद जब जेम्स फ्रेजर आए, इन्होंने गोल्डन बो बुक लिखी। तो जो ईबी टैलेंट थे, उन्होंने प्रिमिटिव कल्चर बुक लिखी थी। गोल्डन बो लिखी तो इन्होंने डिफाइन किया जो हमारी इन्होंने कहा कि जो पहले मैजिक का ओरिजिन हुआ, उसके बाद रिलीजन का ओरिजिन हुआ, फिर उसके बाद साइंस का ओरिजिन हुआ, ठीक है। तो ये था। उसके बाद साइकोलॉजिकल अप्रोच। अब साइकोलॉजिकल, सिगमंड फ्राइड थे। सिगमंड फ्राइड थे एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे। तो सिगमंड फ्राइड ने कहा कि फियर को माइंड में डर होता है, ह्यूमन बीइंग के माइंड में डर होता है, तो उस डर को दूर करने के लिए रिलीजन का आया, रिलीजन स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये सिगमंड फ्राइड ने कहा। और फ्राइड ने कहा कि रिलीजन बेसिकली करता क्या है, ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हमारी विश फुलफिलमेंट का काम करता है। नीड फॉर विश फुलफिलमेंट। अब विश फुलफिलमेंट के लिए रिलीजन एक नीड बन के आया। अब विश फुलफिलमेंट करनी थी तो रिलीजन का ओरिजिन हुआ। उसके बाद फंक्शनलिस्ट अप्रोच। अब फंक्शनलिस्ट अप्रोच में फंक्शनलिज्म थे मैलिनोस्की। ओके। तो रिलीजन बेसिकली हमारी एक नीड होती है, विश फुलफिलमेंट। विश फुलफिलमेंट की नीड को पूरा करने के लिए रिलीजन का ओरिजिन हुआ। ये कहा सिगमंड फ्राइड ने। तो अब फंक्शनल अप्रोच बोलती है कि रिलीजन की सिग्निफिकेंस क्या क्या है। ये वेरियस फंक्शंस रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। अब मैलिनोस्की थे, ठीक है ना। मैलिनोस्की फंक्शनिस्ट थे, तो इन्होंने बताया कि रिलीजन क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब एडक्लिफ ब्राउन ने भी इसकी स्टडी की, तो उन्होंने अंडमान आइलैंडर्स के ऊपर स्टडी की, ठीक है। तो मैलिनोस्की ने ट्रोबरियान आइलैंडर्स के ऊपर स्टडी की, ओके। उसके बाद आता है एवोल्यूशनरी अप्रोच हुआ, साइकोलॉजिकल अप्रोच हुआ, फंक्शनल अप्रोच हुआ, ठीक है।
तो सैक्रेड क्या चीज है? अब एमिली डर्कीम ने एक फेमस बुक लिखी थी, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ बुक लिखी थी एमिली डर्कीम ने। तो उन्होंने दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का इस्तेमाल किया, दैट इज सैक्रेड एंड प्रोफेन। तो उन्होंने सैक्रेड एंड प्रोफेन कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके रिलीजन को ही डिफाइन कर दिया था। ठीक है, तो सैक्रेड क्या है? कुछ भी सैक्रेड हो सकता है। रॉक सैक्रेड हो सकता है, सन सैक्रेड हो सकता है। ये डिफर करता है सोसाइटी टू सोसाइटी, ट्राइब टू ट्राइब। अर्थ सैक्रेड हो सकता है, ट्री सैक्रेड हो सकता है, गॉड सैक्रेड हो सकता है। ठीक है ना? अब ये सैक्रेड इसलिए है क्योंकि कुछ कम्युनिटी ने बोल दिया कि ये सैक्रेड है। ठीक है, तो अब जब ये सैक्रेड बन जाते हैं तो ये सिंबल्स बन जाते हैं रिलीजियस बिलीफ के, सिंबल बन जाते हैं सेंटिमेंट्स के, प्रैक्टिसेस के सिंबल बन जाते हैं। अब प्रोफेन क्या हो गया? कोई भी चीज ऑर्डिनरी को हम प्रोफेन बोलते हैं, मुंडेन को हम प्रोफेन बोलते हैं। जैसे डेली रूटीन हमारी। ठीक है, अब सैक्रेड वर्ल्ड, प्रोफेन वर्ल्ड में एक सैक्रेड वर्ल्ड का एक स्पेस होती है। सैक्रेड स्पेस इज पार्ट ऑफ द प्रोफेन वर्ल्ड। ठीक है, तो एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में एमिली डर्कीम ने डिस्क्राइब किया था। तो इन्होंने रिलीजन को क्या डिफाइन किया? यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स सैक्रेड। उसके बाद हम बात करते हैं मिथ्स एंड रिचुअल्स की। देन फॉर्म्स ऑफ रिलीजन इन ट्राइबल एंड पीसेंट सोसाइटीज के, किस तरह के रिलीजन होते हैं ट्राइबल सोसाइटीज में, पीसेंट सोसाइटीज में। और हम फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे रिलीजन, मैजिक एंड साइंस का डिस्टिंग्विश हम पढ़ेंगे, कैसे इसको डिस्टिंग्विश किया जाता है। ओके okay? तो मिथ्स क्या है बेसिकली? तो मिथ्स बेसिकली क्या है? एक इमेजिनेशन है। मिथ्स क्या है? मिथ इमेजिनेशन, लोगों की इमेजिनेशन का बाई प्रोडक्ट है, या प्रोडक्ट कह लीजिए, आर प्रोडक्ट्स ऑफ इमेजिनेशन ऑफ ए पीपल। और इमेजिनेशन जब होती है तो स्टोरीज आती हैं, तो उसको हम बोलते हैं मिथ्स। ठीक है, अब मिथ्स का कोई आइडेंटिफाइबल ऑथर नहीं होता। अब माइथोलॉजी का पर्पस क्या होता है? माइथोलॉजी गेव हमारी मीनिंग देता है लाइफ को, हमारी सोशल ऑर्डर सेटअप करने में हेल्प करता है, गाइडलाइंस देता है, ये हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है लिविंग के लिए। अब बड़ी सारी मिथोलॉजीज है, वो गाइडलाइन है एक हमारे लिए, बेसिकली प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर लिविंग। और ये रोल मॉडल्स भी देता है मिथ्स। मिथ्स क्या? बेसिकली इमेजिनेशन है, प्रोडक्ट है इमेजिनेशन का। ओके, आप जो लेवी स्ट्रॉस जो थे, तो ये लेवी स्ट्रॉस जो, ये फ्रेंच के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, लेवी स्ट्रॉस। हम जब आप स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ेंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थ्योरीज में, तो हमने लेवी स्ट्रॉस का जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसको डिस्कस करना है डिटेल में। तो लेवी स्ट्रॉस ने अपने स्ट्रक्चरलिज्म में, क्योंकि स्कूल ऑफ थॉट है स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट में, मिथ्स को बड़े ही डिटेल तरीके में एक्सप्लेन किया। तो इन्होंने बुक भी लिखी थी जिस बुक का नाम था स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ्स।
ठीक है। अब रिचुअल्स की बात करें, अब बेसिकली रिलीजन हमने पढ़ा। रिलीजन क्या है? बिलीफ इन सुपर नेचुरल बीइंग, जहाँ बिलीफ इन रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सैक्रेड थिंग्स। अब एक्शन पार्ट होता है ना जो रिलीजन का, उसको हम बोलते हैं रिचुअल्स। कि हमें रिलीजन में हमारी कुछ ड्यूटीज होती हैं, हमें कुछ रिचुअल्स करने होते हैं। दैट इज कॉल्ड रिचुअल, इज ए प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन और द एक्शन पार्ट ऑफ रिलीजन को हम रिचुअल्स बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन भी एमिली डर्कीम ने दी थी रिचुअल्स को। अब रिलीजन डिफरेंट ट्राइबल सोसाइटी से भी किस किस तरह के होते हैं, जैसे एनिमिज्म। तो ईबी टाइलर है जो है ना, ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा था कि एनिमिज्म जो है वो एक बेसिक फॉर्म है रिलीजन का। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी प्रिमिटिव कल्चर। तो इन्होंने कहा एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म होता है बिलीफ इन द स्पिरिट ऑफ द डेड, आत्मा पे बिलीव करना, डेड के स्पिरिट पे बिलीव करना। या फिर हम कह सकते हैं बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सम सुप्रा फिजिकल बीइंग। अब सुप्रा फिजिकल बीइंग क्या है? स्पिरिट। सुप्रा फिजिकल बीइंग विद इन द बॉडी ऑफ एवरी लिविंग। हर एक बॉडी के अंदर एक सुप्रा फिजिकल बीइंग है, मतलब हर एक बॉडी के अंदर एक स्पिरिट है, एक आत्मा है। ओके, एक टाइलर ने कहा। अब एनिमिज्म एनिमेटिज्म की बात करते हैं। गाइस नेक्स्ट जो हम इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइस प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।